गोपी शंकर को यकीन नहीं हो रहा था कि पीयूष चावला को उस बारे में कैसे पता है। खैर, ये सोचने का नहीं, एक्सप्लेनेशन देने का टाइम था और गोपी शंकर ने भी यही किया। मेयर साहब, यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। दरअसल वो ओल्ड कपल तो कई सालों से गांव में नहीं है। सुनने में आया है कि सुब्बू लंबे समय से बीमार था और उसकी मौत हो गई और उसके बाद सुषमा भी गायब हो गई। 8 साल से सुषमा का कोई अता पता नहीं है। ये बोलते हुए गोपी शंकर के चेहरे पर हंसी आ गई थी। हालांकि जब गोपी शंकर की नजर पीयूष चावला पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि पीयूष का चेहरा अभी भी सड़ा हुआ ही था। मेयर साहब, मैंने जो कुछ भी कहा है वो सब सच है। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप इस बारे में गांव के बाकी लोगों से भी पूछ सकते हैं। ये बोलते हुए गोपी शंकर ने वहां मौजूद गांव वालों की तरफ इशारा किया। हालांकि गोपी शंकर ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैसे ही वो गांव वालों की तरफ इशारा करेगा, सभी लोग उससे नजरें चुराने लगेंगे और कोई भी उसके साथ खड़ा होता हुआ नजर नहीं आएगा। ये देखकर गोपी शंकर को बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगने लगा था और वो मनी मन गांव वालों को कोसने लगा था। गोपी शंकर ने अपने वाइल्डेस्ट से भी वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोचा होगा कि जो गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे वो क्रिटिकल समय पर उसका हाथ छोड़ देंगे। इस समय गोपी शंकर को लगने लगा था कि वो बहुत अकेला हो गया है और इस सिचुएशन से वो बाहर कैसे आए, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। अगर तुम्हारा ये ड्रामा खत्म हो गया है तो तुम सच बोल सकते हो। वैसे तुम्हारी लाइफ में कुछ ज्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है? कैलाश और तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग और अब उस ओल्ड कपल के घर को लेकर भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग। गोपी शंकर, ये सब चल क्या रहा है? गांव वाले तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जैसे ही पीयूष चावला के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही गोपी शंकर ने पीयूष चावला की ओर देखते हुए कहा, नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बस सब आपसे थोड़ा डर गए हैं। आप पहली बार हमारे गांव आए हैं ना, इसीलिए। ये बोलते हुए गोपी शंकर ने इधर से उधर अपनी नजर दौड़ाई और पाया कि राजन एक कोने में छुपता फिर रहा था। तुरंत ही गोपी शंकर ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, राजन, तुम चुप क्यों रहे हो? मेयर साहब को बताओ कि जो सरपंच बोल रहा है वो सच है। गोपी शंकर की कड़क आवाज ने अब राजन को भीड़ के सामने हाईलाइट कर दिया था। चूंकि राजन शुरू से ही गोपी शंकर के लिए काम करता आया था, इसीलिए गोपी शंकर को राजन से पूरी उम्मीद थी कि वो तो एटलीस्ट उसके साथ खड़ा रहेगा। हालांकि राजन ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गोपी शंकर की डांट खाने के बाद भी उसे पीयूष चावला से डर लगेगा और वो डर के मारे गिरगिट की तरह रंग बदल देगा। सरपंच साहब, मुझे मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे लगता है कि आपको किसी और से पूछना चाहिए। जैसे ही राजन के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही गोपी शंकर कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया था। तुरंत ही उसके कदम राजन की तरफ बढ़े और उसने राजन का एक हाथ पकड़ लिया था। इसी के साथ गोपी शंकर ने अपनी टांग ऊपर उठाई और एक जोरदार लात के साथ राजन का स्वागत किया। साले कमीने, इनोसेंट होने का नाटक कर रहा है, सबको बेवकूफ बना रहा है। तुझे तो आज मैं जान से मार दूंगा। नहीं सरपंच साहब, छोड़ दो प्लीज सरपंच साहब। जैसे जैसे राजन के मुंह से ये शब्द बाहर आ रहे थे, वैसे वैसे गोपी शंकर का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। हालांकि गोपी शंकर ने जो भी कहा वो सच ही था। राजन बेवकूफ बनाने का काम कर रहा था। मानना पड़ेगा कि राजन बहुत ही चालाक और शातिर था। जब राजन को समझ आ गया कि आज मेयर साहब गांव आ गए हैं और गोपी शंकर का खेल खत्म होने वाला है, तो तुरंत ही राजन ने अपना पाला बदल लिया था। ऐसे में भला वो गोपी शंकर का साथ कैसे दे सकता था? ऐसी सिचुएशन में ना केवल हमें किसी का साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि सामने एक क्लियर लाइन भी ड्रॉ कर देनी चाहिए। केवल यही एक तरीका है जिससे हम अपने आप को हर मामले से दूर रख सकते हैं और अपने आप को किसी भी डिजास्टर से बचा सकते हैं। राजन ने भी यही किया। ना तो उसने गोपी शंकर का साथ दिया और ना ही वो गोपी शंकर के खिलाफ गया। उसने बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी। इससे राजन पूरी तरह से बच गया, क्योंकि उससे ये साबित हो गया कि इस सब में राजन का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। साले कमीने, मैं भी देखता हूँ कि तू कब तक छुपेगा।
तेरे कारनामे तो मैं बाहर ला कर ही रहूंगा। जैसे ही गोपी शंकर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही राजन ने अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं सरपंच साहब? मुझे कोई आइडिया नहीं है। राजन की शानदार एक्टिंग देखकर गोपी शंकर को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि गोपी शंकर राजन को मार मार कर उसका भरता बनाने वाला था। इस सब में गोपी शंकर ये भी भूल गया कि पीयूष चावला, कैलाश चौधरी और बाकी के सभी लोग इस पूरे नजारे को देख रहे हैं। बस बहुत हुआ। गोपी शंकर लगातार राजन के ऊपर हमला कर रहा था कि तभी अचानक से एक कठोर आवाज सुनाई दी। वो आवाज ना तो कैलाश चौधरी की थी और ना पीयूष चावला की। वो आवाज तो उस बूढ़े आदमी की थी जो पीयूष चावला के ठीक पास में मौजूद था। गोपी शंकर उस आदमी को नहीं जानता था। उसने सोचा कि वो आदमी पीयूष चावला को कोई चमचा होगा। इसीलिए गोपी शंकर ने उस आदमी पर गुस्सा करते हुए और उसकी बेइज्जती करते हुए कहा, मैं मेरे आदमी को सबक सिखा रहा हूँ, तुम इस मामले से दूर रहो, समझे बुड्ढे? गोपी शंकर के मुंह से निकले शब्दों को सुनने के बाद भी वो बूढ़ा आदमी एकदम शांत रहा। उसे गोपी शंकर की तरह बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। तुरंत ही उस बूढ़े आदमी ने पीयूष चावला की ओर देखते हुए कहा, ये सब जो कुछ भी हो रहा है, तुम्हें मुझे इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा, वरना मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। जब पीयूष चावला ने उस बूढ़े आदमी के मुंह से ये सुना, तो पीयूष चावला इतना ज्यादा डर गया कि वो सबमिशन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। तुरंत ही पीयूष ने कहा, जज साहब, मुझे पता है, मैं आज ही आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब दूंगा। जैसे ही पीयूष चावला के मुंह से जज साहब शब्द बाहर निकला, वैसे ही शंकर और कैलाश चौधरी की एक ही समय पर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो लोग जिन्हें जज साहब बोला जाता है, वो शहर के लोग होते हैं और पीयूष चावला का एटीट्यूड देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो बूढ़ा आदमी कोई लो रैंक ऑफिसर नहीं था। मेयर साहब, क्या ये सर? इसके आगे कैलाश चौधरी के मुंह से एक शब्द का दाना भी बाहर नहीं निकला था, क्योंकि उसके हाथ पैर फूल रहे थे। कैलाश की हालत देखकर पीयूष ने एक लंबी सांस ली और अपना मुंह खोलते हुए कहा, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, बार काउंसिल के मेन मेंबर हैं, साथ ही साथ इन्हें लैंड डिस्प्यूट केसेस में महारत हासिल है। जनार्दन कोहली नाम है इनका, नाम तो सुना ही होगा। अब इनका काम करने का अंदाज भी देख लेना। तुम लोगों ने इनसे पंगा लिया है, मुसीबत बुला ली है। जब कैलाश चौधरी को जनार्दन कोहली के बारे में पता चला, तो कैलाश का दिल अचानक से ठंडा पड़ गया था। अब उसे समझ में आ रहा था कि पीयूष चावला उस बूढ़े आदमी को इतनी इज्जत क्यों दे रहा था। अब तो कैलाश मन ही मन सोचने लगा, पहले तो फिर भी गोपी भैया को बचाया जा सकता था, लेकिन अब तो उनका गेम ओवर हो गया है, सब खत्म। ऑफ कोर्स कैलाश चौधरी के लिए उसके गोपी भैया कोई मायने नहीं रखते थे और वो कोई मेन मुद्दा भी नहीं था। मेन मुद्दा तो ये था कि गोपी शंकर की वजह से अब कैलाश को भी इस कीचड़ में उछाला जाएगा। कैलाश को तो अपनी परवाह थी। रही गोपी शंकर की बात, तो उस बेवकूफ को पता चल गया था कि उसका खेल खत्म हो गया है। उसे ये भी पता चल गया था कि अब एनर्जी वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए गोपी शंकर ने रेजिस्ट करना और अपने आप को डिफेंड करना बंद कर दिया था। लेकिन अभी भी वो विराज को अपने साथ पानी में लेकर उतरना चाहता था। लीडर्स, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उसके बाद भी मैं एक इंसान की रिपोर्ट करना चाहता हूँ, और वो है ये विराज जिंदल। इसने बिना किसी की परमिशन के उन एक्सकवेटर्स को आदेश दिया कि वो ये नया घर तोड़ दें। क्या इस मामले में इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? जैसे ही पीयूष चावला ने और जनार्दन कोहली ने गोपी शंकर के मुंह से ये सुना, वैसे ही वो गोपी शंकर को एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन देना चाहते थे, लेकिन शायद विराज को अभी और ड्रामा करना था। इसीलिए तुरंत ही विराज आगे बढ़ा और इस सीन का हिस्सा बन गया था। सरपंच साहब, चूंकि आपने इतना कुछ कहा है, तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि आपने जो कुछ भी कहा है वो सच है। इस जमीन के असली मालिक सुब्बू अंकल और सुषमा आंटी इस गांव में लंबे समय से नहीं लौटे हैं और सुब्बू अंकल की मौत भी हो चुकी है। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए,
वैसे ही गोपी शंकर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई थी। तुरंत ही गोपी शंकर ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, लेकिन लड़के तुम तो कह रहे थे कि सुषमा आंटी अभी भी जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो वो है कहाँ? अगर तुम मेरी आंखों के सामने सुषमा को लेकर आओगे तभी मुझे तुम्हारी बात पर यकीन होगा, वरना मैं तुम्हारे ऊपर फ्रॉड का केस करूंगा, क्योंकि तुम उनके असली पोते नहीं हो और ये पूरा गांव जानता है। और अगर तुम असली पोते नहीं हो तो तुम्हें ये जमीन किस खुशी में मिले? ये जमीन सिर्फ सुषमा को ही मिलेगी। गोपी शंकर को पूरा यकीन था कि अब उसकी जीत होगी और इसी के साथ उसका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया था। गोपी शंकर की बात सुनकर विराज ने तुरंत ही जितिन की ओर देखा, जो ठीक उसके बाजू में खड़ा था, और अपना मुंह खोलते हुए बोला, जितिन जाओ और सुषमा आंटी को यहाँ लेकर आओ। विराज की बात सुनकर जितिन ने अपना सर हिलाया और उसके कदम उस ब्लैक स्कॉर्पियो की तरफ बढ़ रहे थे, जो गुलमोहर गार्डन से आई थी और थोड़ी दूर पर खड़ी थी। जब गांव के बाकी लोगों ने ये सीन देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सुषमा आंटी अभी भी इस दुनिया में जिंदा है। लगभग 70 से 80 साल की औरत जो अपने गांव को कई साल पहले छोड़कर मुंबई चली गई, उसके बाद जिसने अपना पति खो दिया। इतने सालों से जो औरत अपने गांव नहीं आई, उसका नाम सुनकर और उनके जिंदा होने की खबर ने पूरे अलीबाग गांव में तहलका मचा दिया था। खैर, अभी तक सुषमा आंटी के दर्शन नहीं हुए थे, इसीलिए सभी इस कश्मकश में थे कि क्या वाकई में जिस औरत को हमारे सामने लाया जाएगा वो सुषमा आंटी ही होगी या फिर कोई और। यही वजह थी कि गांव के लोगों को अभी भी विराज पर यकीन नहीं हो रहा था। थोड़ी ही देर में वो ब्लैक स्कॉर्पियो कार सभी के सामने भागते हुए आई और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरह रुक गई थी। सबसे पहले उस कार में से जितिन बाहर आया, जिसने पीछे वाला दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसमें से एक औरत बाहर निकली। जैसे ही वो औरत सभी के सामने अपीयर हुई, वैसे ही सभी लोग शॉक्ड रह गए थे। झुकी हुई कमर, पतला शरीर, सफेद बाल और एक जाना पहचाना चेहरा। भला वो औरत सुषमा आंटी के अलावा और कौन हो सकती थी? सुषमा आंटी! गांव के सभी लोगों के मुंह से एक साथ सुषमा आंटी का नाम निकला। सभी के चेहरे पर शॉक्ड वाली मुस्कान थी, तो दूसरी तरफ अपने गांव वालों को इतने साल बाद देखकर सुषमा आंटी की आंखों से आंसू बहने लगे थे, जो उन्होंने इतने सालों से भरत मिलाप के लिए बचा कर रखे थे। अपने गांव के लोगों को अपनी आंखों के सामने देखकर सुषमा आंटी को एक अलग ही लेवल का सुकून मिल रहा था। तुम इतने सालों से कहां थी? हालांकि जब सुषमा आंटी इस गांव में थी तब कोई भी गांव वाला उनकी इज्जत नहीं करता था, सिवाय दीनू काका के। लेकिन आज जब इतने सालों बाद गांव के लोगों ने सुषमा आंटी को अपनी आंखों के सामने जिंदा देखा तो उनका दिल सुषमा आंटी के लिए धड़क उठा था। गोपी शंकर का दिल तो इतना जोरों से धड़क रहा था जैसे मानो उसने अपनी आंखों के सामने कोई चमत्कार देख लिया हो। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था और वो हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था। बेजान मूरत की तरह बस उसकी आंखें सुषमा आंटी को ही देख रही थी। अब क्या होगा? क्या गोपी शंकर अब किसी दूसरे बहाने के साथ बाहर आएगा? लेकिन अब उसके पास बहाना भी कौन सा बचा था? क्या गोपी शंकर के हाथ से वो घर हमेशा के लिए जाने वाला था? क्या सुषमा आंटी आज से इसी गांव में रहने वाली थी? इस गांव का अगला सरपंच कौन होगा? क्या विराज अपने इन्वेस्टमेंट का काम शुरू करवाने के बाद मुंबई चला जाएगा, या फिर अब विराज की जिंदगी अलीबाग गांव में ही निकलने वाली थी? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।